बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लाडले और पीटीआई के नायब सदर शेर अफ़ज़ल मरवत का वो एक जुमला जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और निजी महफ़िलों में डिस्कस भी होता है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो इस जुमले की नौइयत से जुड़ी दो अहम ख़बरें इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर है एक अहम गिरफ़्तारी की। ये गिरफ़्तारी किसकी हुई है, कहाँ पे हुई है, एक तो इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरी ख़बर है इंतख़ाबात के हवाले से। अब इंतख़ाबात के हवाले से क्या बड़ी ख़बर है और मरवत साहब के इस जुमले का 8 फरवरी के इलेक्शन की ख़बर के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी अपने ब्लॉग में शामिल करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब, जिन्हें करप्शन के केस में एंटी करप्शन सवाबी की पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन कल उनकी ज़मानत जो मुतलका अदालत थी वहाँ से एक्सेप्ट हो गई, उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन जैसे उनको रिहा किया गया, मर्दान पुलिस ने 9 मई के एक और FIR में, एक और मुकदमे में असद कैसर साहब को गिरफ़्तार कर लिया। तो कानून के मुताबिक जिस शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है उसे 24 घंटों के अंदर आपने मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस हुकाम ने पेश करना होता है। तो आज असद कैसर साहब को मर्दान पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और कहा गया कि इनके खिलाफ 9 मई का मुकदमा है और ये FIR में नॉमिनेटेड हैं, तो इसके खिलाफ हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की इस दरख्वास्त को, इस इस्तदा को रद्द किया और असद कैसर साहब को जो है वो जुडिशल कर दिया गया कि इन्हें जुडिशल भिजवा दिया जाए और जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो सवाबी में उन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कट किया, एक वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग की, तो वहाँ पे शेर अफ़ज़ल मरवत के ख़िलाफ़ और PTI के कोई 21 कारकुनान और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो है FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। यानी एक तरफ असद कैसर साहब को जुडिशल किया गया है, तो दूसरी तरफ शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का जो है वो उनको उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR का जो है वो इंदराज कर लिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ एक अहम ख़बर है और वो उस ख़बर पे जो मरवत साहब का एक जुमला है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो कैसे उसके ऊपर जो है वो फिट होता है। लेकिन आज एक रात की एक अफसोसनाक ख़बर भी है। गज़र से रावलपिंडी एक बस आ रही थी, 26 मुसाफिर उस पर सवार थे, लेकिन चिलास के करीब दहशतगर्दों ने इस बस के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और 26 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए उनको मग़फ़िरत करे, उन्हें अपनी जवार रहमत में रखे और जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें जल्द से एहतियाब करे और यह भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस दहशतगर्दी के नासूर से पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पे निजात अता फ़रमाए। अब नाज़रीन गिरफ़्तारी हुई है, ये एक FIR दर्ज हुई है नाज़रीन। ये FIR 27 नवंबर का ये वाक़या है। ये ख़बर हमने आपके साथ पहले भी एक इसका हिंट दिया था कि आपके साथ हमने शेयर करनी है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही थी तो ये ख़बर हमने महफूज रखी। तो आज चूँकि संडे का दिन है तो सोचा कि ये गिरफ़्तारी की ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन एक ख़ातून है, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, कमरीन तबस्सुम। ये नाज़रीन रावलपिंडी के कैंट के इलाके गाज़ियाबाद और कमालाबाद की रहायशी हैं और ये इनके साथ एक और ख़ातून थी कबाबा। ये बेवा है मोहम्मद नज़ीर की और 4 बच्चे इनके साथ थे और ये उसी ख़ातून की गाड़ी में सवार थीं। अब आपको वाक़या बता देते हैं और फिर वाक़ये के नतीजे में गिरफ़्तारी क्या होती है। ये नाज़रीन ख़ातून आती है 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के गेट पे, जो जजेस का गेट है। अच्छा, वहाँ पे आके अपनी गाड़ी रोकती है। कमरीन तबस्सुम साहबा ड्राइव कर रही हैं, उनके साथ कबाबा, मसमाता कबाबा ख़ातून मौजूद है और पीछे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। वहाँ पे आके जब गाड़ी रोकती हैं तो जो जजेस गेट पे खड़े हुए जो पुलिस के एहलकार हैं, वो गेट से जब बाहर आते हैं तो गेट खुला छोड़ के आ जाते हैं ख़ातून से पूछने के लिए कि जी मोहतरमा बताएं आपने कहाँ जाना है, किससे मिलना है।
तो इस दौरान जो वो खातून है नाज़रीन, ये रात का शाम का वक्त है, मगरिब से बाद का वक्त है, तो वो खातून उस पुलिस वाले से बात करते करते अचानक अपनी गाड़ी जो है वो दौड़ा के स्पीड के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट के इमारत के अंदर दाखिल हो जाती हैं और पूरा एक राउंड लगाती हैं। और इस तरह का राउंड होता है नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ज़रा मैं एक साफ पेज के ऊपर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होकर उन्होंने किस तरीके से राउंड लगाया, ये नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे खींच देता हूँ। एक मिनट। यहाँ से इस गेट से दाखिल होती हैं और यूं चक्कर लगाते लगाते इस गेट से दाखिल हुई और यहाँ से आगे फिर सड़क टर्न कर जाती है, यहाँ से फिर सड़क दोबारा आती है और ये शार दस्तूर है सामने। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दूसरा गेट है जहाँ पे साइलिन दाखिल होते हैं। तो यहाँ से सड़क से जब वो आके यहाँ पे रुकती हैं तो इधर तो गेट बंद था, तो यहाँ पे आके जब उसे पता चलता है कि एक तो वो ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मतलब वो जो रास्ता है जजेस के जाने का वहाँ से अंदर दाखिल हुए और फिर यहाँ पे रश ड्राइविंग करते हुए जब यहाँ पे पहुंची तो गेट बंद था। यहाँ पे गेट ये भी बंद होता है लेकिन ये तो पक्का पक्का बंद है। यहाँ पे एक रिसेप्शन बनी हुई है, यहाँ से लोग एक दरवाजे से दाखिल होकर यहाँ पे इस रास्ते पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब उसको पता लगा, पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए थे, पूरी सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट की अलर्ट हो गई थी। तो यहाँ पे इस खातून ने जब गाड़ी को पीछे रिवर्स करके मोड़ना चाहा तो गाड़ी भी जो पीछे एक छोटी सी दीवार थी उसके साथ टकराई, गाड़ी के जो बम्पर थे वो भी टूट गए। लेकिन पुलिस वाले ने इस खातून को पकड़ लिया और पकड़ने पे इस खातून ने पुलिस वाले को गालम गलोच भी किया और वहाँ पे और भी बहुत सारी बातें की। तो इस खातून को पकड़ने के बाद थाना सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दिया गया। अब इस खातून का मामला न जाने क्या था कि आई और जाके सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट की इमारत किसी को दिखाना चाहते थे, नहीं दिखाना चाहते थे, तो भी आप अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस दिखा लें, तस्वीरें बना लें, लेकिन न जाने इनके जहन में क्या था, क्या शुगल मेला था, क्या प्रोग्राम था। लेकिन जिस तरीके से फिर ये अंदर दाखिल हुई और अंदर फिर सिक्योरिटी ब्रीच की सुप्रीम कोर्ट की, और इसके ऊपर अब ये देखें ना कि खुद भी गिरफ्तार हुई, पुलिस ने इनको भी गिरफ्तार किया, थाना सेक्रेटेरिएट ने इस मुकदमे का इंदराज भी किया और इन पर सेक्शन जो लगी नाज़रीन वो सेक्शंस लगी हैं ताज़ीरात पाकिस्तान 186, 279 और इसके साथ साथ 452 इनके ऊपर जो है वो सेक्शन लगाई गई हैं। और इसके तहत नाज़रीन इस खातून की सज़ा क्या बनती है वो भी आपको बता दें। सज़ा नाज़रीन बनती है, ये जो 3 सेक्शन लगाए गए हैं, 186 ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन के तहत 3 माह की सज़ा जुर्माना है, 279 के तहत रश ड्राइविंग का है, पब्लिक प्लेस के ऊपर गाड़ी चलाना है तो इसमें 2 साल की सज़ा है। और जो 452 लगाया गया है हाउस ट्रेस पास का है, किसी के घर में हमले के तौर पे या हमले के लिए दाखिल होना, नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसमें 7 साल की कैद और जुर्माना है। तो ये 9 साढ़े 9 साल की सज़ा बनती है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक तो खातून को जब पुलिस ने FIR दर्ज की तो वुमेन थाने में इनको रखा गया, अगले दिन इनको जुडिशल कर दिया गया था जब मुतलका अदालत में पेश किया गया। तो इनका जो भी प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को तो सत्यानाश हुआ जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन इनकी इस गफलत के नतीजे में, इनके इस जहन में जो प्रोग्राम था उसके नतीजे में 3 एहलकार भी अपनी ड्यूटियों से जो है उनको मुअत्तल होना पड़ा। अब गफलत इनके प्रोग्राम, इनका दिल में ख्वाहिश पता नहीं क्या थी, तो वो भुगतना जो है उन पुलिस एहलकारों को पड़ा है। तो एक ये हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन उम्मीद तो है जुडिशल होने के बाद इनकी ज़मानत भी हो चुकी होगी। इसके अलावा नाज़रीन पिछले चंद दिनों से अखबारात में कॉलम लिखे जा रहे थे और वीलॉग्स हो रहे थे और ख़बरें छप रही थी, नेशनल मीडिया पे भी डिस्कस हो रहा था कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं और इंतखाबात को मार्च तक ले जाया जाएगा या मार्च से अगस्त सितंबर तक ले जाया जाएगा। और इसके लिए जो किस्सा कहानी बयान की जा रही थी, मैंने तो कोई वीलॉग नहीं किया, इस सारी अफवाहों के ऊपर, इन चाहे मुगैयों के ऊपर, और इसका जो एक किस्सा बयान किया जा रहा था या जो लॉजिक पेश की जा रही थी कि ये वजह है कि इस वजह से इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे, तो वो वजह ये बताई जा रही थी कि जो वज़ीर आज़म काकड़ साहब मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे हैं, कुवैत के दौरे पे हैं, तो वहाँ से जो कोई 40-50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं रुक ना जाए, तो उसलिए एक मौजूदा हुकूमत का जो एक प्रोसेस है वो चलता रहे और इलेक्शन को आगे ले जाया जाए। हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं थी। पहले तो आप देखें कि मार्च में इंतखाबात हो नहीं सकते, मार्च से आगे इंतखाबात जा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है और सेनेट का इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास कौमी और सूबाई असम्बलियाँ होना ज़रूरी हैं। यानी आपने बाकी इलेक्शन तो पंजाब के PK का आपने ताख़ीर का शिकार करवा लिया, पंजाब का भी आपने नेशनल असम्बली का भी करवा लिया, लेकिन फिर आपको सेनेट के इलेक्शन में भी ताख़ीर करना पड़ी, तो पूरा जो निज़ाम था वो तलट पलट हो जाता। तो मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी होना था, लेकिन अफवाहें की गई,
इवन के सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिख दिया और कॉलम के बाद जब उनसे पूछा गया एक प्रोग्राम में भाई आपने ये खबर दी वड़ाई साहब के इंतखाबात ताखीर का शिकार हो रहे हैं, तो वड़ाई साहब ने कहा कि नहीं मैंने खबर नहीं दी, मैंने तो एक अफवाह के ऊपर अपना पूरा कॉलम जो है वो लिख दिया। और फिर हसन अयूब साहब ने भी एक ट्वीट किया था, हमारे दोस्त हैं साथी हैं, उनके ट्वीट्स के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने साफियों ने जो है वो इस तरह के व्लॉग्स कर दिए, खबरें दे दी, न जाने क्या क्या हो गया। लेकिन बहरहाल अगस्त तक की बात की गई और कहा गया कि सरमायाकारी आनी है तो सरमायाकारी में कोई डिले ना हो, कोई इस प्रोसेस के अंदर कोई ब्लॉकेज ना आए, तो इसलिए स्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, आसिम मुनीर साहब का नाम लिया गया, वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात डिले किए जाएँ। और इसमें कहा गया कि एक तो मुश्किल आ रही है जी, सबसे बड़ी मुश्किल बताई काजी फाइसा साहब को मनाना सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है। तो बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो करना हो तो वो कर लेते हैं, जिस भी तरीके से करना हो उनके पास रास्ते निकल आते हैं। यानी आज भी अगर ये जो इंतखाबात के ताखीर की बात की जा रही है कि 1 महीना चले मार्च तक करें, 1 महीना डिले करने का तो कोई मतलब मेरे ख्याल में ऐसा मसला ही नहीं है, मुश्किल ही नहीं है, हो सकती है। लेकिन अब जो हसन अयूब साहब पे कहा गया, पहले तो उस लॉजिक की बात कर लें कि जो कहा गया कि इन्वेस्टमेंट आनी है। नाजरीन, जो इन्वेस्टमेंट अगर आनी भी है अरब अमारात से, अरब के ममालिक से, तो निगरान वज़ीर आज़म अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या निगरान वज़ीर आज़म ख़त्म हो जाएगा? निगरान वज़ीर आज़म उस वक्त तक रहेगा जब तक नया वज़ीर आज़म, निगरान हुकूमत उस वक्त तक रहेगी जब तक नई हुकूमत आके अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल लेती। 1 मिनट का भी वक्फा नहीं होगा, गैप नहीं होगा कि बीच में निगरान हुकूमत भी ना हो और मुंतखब हुकूमत भी ना हो, तो निज़ाम तो चलता रहना था। तो ये तो लॉजिक है ही नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट आनी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो फिर दूसरी बात यह है कि जो अरब ममालिक से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, जो उस सरमायाकारी की गारंटी दे रहे हैं, जब असल गारंटर मौजूद हैं तो फिर क्या निगरान हुकूमतें, क्या मुंतखब हुकूमतें। चलो बहरहाल हसन अयूब साहब ने ये ट्वीट किया था, मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ नाज़रीन, 1 मिनट रुकिएगा, ये मैं निकाल लूँ, किधर चला गया। हाँ जी, मुल्क भर में एक साथ आम इंतखाबात मार्च 2024 ऐलान ख़त्म हुआ। अब इसमें कोई बात नहीं की गई, बस एक फिलर हसन अयूब साहब ने छोड़ा और इसके ऊपर लोग चल दौड़े। और फिर हसन अयूब साहब ने कल एक ट्वीट किया और उसमें हसन अयूब साहब ने कहा 2:48 पे 2 दिसंबर 2023 को कि मौजूदा हालात और मेरी मालूमात की बिना पे बग़ैर किसी शक व शुबा के इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इसलिए मेरी इलेक्शन मार्च में होंगे वाली खबर दुरुस्त साबित ना हो गई। यानी मार्च वाली खबर, उसको मार्च तक जाने से पहले या 8 फरवरी की डेट आने से पहले हसन अयूब साहब ने विड्रॉ कर ली और नई खबर उन्होंने ये दे दी है कि इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। तो जिस इसने खबरें की, जिस इसने व्लॉग्स किए, जिस इसने कॉलम लिखे, तो उनका जो प्रोग्राम था, बल्कि एक हमारे साफ़ी दोस्त ने तो कहा कि देखें मैंने खबर दे दी है, उसमें हसन अयूब साहब का भी तज़किरा किया, दूसरे दिन उन्होंने फिर इंतखाबात की डिले की खबर के ऊपर बात की और सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम का जिक्र किया कि अब तो हमारी खबर की सोहेल वड़ाई साहब ने भी तस्दीक कर दी है। लेकिन उसी शाम सोहेल वड़ाई साहब एक प्रोग्राम में बैठे कह रहे थे कि मैंने तो अफवाह के ऊपर कॉलम लिखा है। तो जिस इसके जो ज़राए थे, जो सब कुछ था, वो सारा कुछ सत्यानाश हो गया, क्योंकि मार्च से आगे ले जाना फ़िलहाल बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नामुमकिन नज़र आ रहा है कि मार्च से आप इलेक्शन कैसे आगे ले जाएंगे। कोई आपने मार्च में जाके सेनेट का इलेक्शन भी करवाना है। बाकी अगर डिले करना चाहें तो ये अगर कहना कि उसमें कोई रुकावटें हैं, रुकावटें फ़लाँ रुकावट है, काजी साहब रुकावट हैं, फ़ौज के अंदर से कुछ लोग रुकावट हैं, तो वो रुकावटें कुछ नहीं होती। मसाइल, असल में मसला ये है कि आप मार्च से ऊपर जाना आपके लिए बहुत अपहिल टास्क है, बहुत अपहिल टास्क है। उसमें कोई सरमायाकारी का मैटर नहीं, कोई दूसरा मैटर नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जो चिंगची रिक्शे पंजाब में चलते हैं उनको बंद किया जाए। 30 दिन की चिंगची रिक्शा चलाने वालों को वार्निंग दी जाएगी। नाज़रीन, बात यह है कि ये चिंगची रिक्शे वालों को जो वार्निंग देना, जो कहा गया कि पहले मरले में बड़े शहरों में चिंगची रिक्शे बंद किए जाएंगे और दूसरे मरले में छोटे शहरों, कस्बे और देहातों में बंद किया जाएगा। भाई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें, वहाँ से बंद कराएं। गरीब लोगों की रोज़ी पे आप पहले जो है वो आप उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। जो मैन्युफैक्चरर हैं उससे पहले जाके इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करा लें। और फिर इसी तरीके से वो जो प्लास्टिक बैग के ऊपर हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था कि शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वे सबसे पहले तो शॉपिंग बैग बनाते हैं उन फैक्ट्रियों को बंद कराएं, उनका ये प्रोसेस ख़त्म कराएं, बाकी चीज़ें वो बनाएं, बाकी प्रोडक्ट बनाएं, शॉपिंग बैग ना बनाएं। वो शॉपिंग बैग बना के मार्केट में भेजे जा रहे हैं और आप जो है यहाँ पे लोगों को पकड़ रहे हैं। 25 करोड़ के अवाम में
शॉपर बेचने वाले कितने होंगे, शॉपिंग बैग बेचने वाले कितने होंगे, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन बनाने वाले तो सैकड़ों से ज़्यादा नहीं होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, लेकिन फ़रोख्त करने वाले तो फिर हज़ारों लाखों में हैं। तो उन 200-300 लोगों को पकड़ लें भाई, पता नहीं किस तरह के फैसले होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगला जो बजट है उसके बारे में कहा गया है कि अगला बजट जो पाकिस्तान का बनेगा नए मालियाती साल 24-25 का, उसका हजम 16,500 अरब का होगा। वसूलियाँ टैक्स की उसमें 11,000 रखी जाएंगी और मालियाती खजाना 9,000 अरब का होगा। ये इरशाद अंसारी साहब की खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, दानियाल अजीज़ साहब जिन्होंने महंगाई के ऊपर बात की थी, अवामी इशू पे बात की थी, उन्हें मुसमिक नवाज़ की जानिब से शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। अब महंगाई पे बात करना मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा मसला नहीं था और मेरे ख्याल में इतनी तो बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से फिर यहाँ पे थोड़ा सी जो एक रेड लाइन है वो दानियाल अजीज़ साहब ने भी क्रॉस किया, लेकिन उससे सरफे नज़र किया जा सकता था। दानियाल अजीज़ साहब की कुर्बानी है मुसमिक नवाज़ के लिए, 5 साल तक वो नाहल रहे और उनका एक जानलेवा एक्सीडेंट भी हुआ। उस पर भी मुझे लगता है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब उनके घर उनके मिलने के लिए नहीं गए, क्योंकि उसके बाद वो सेहतियाब हुए। लेकिन बहरहाल मुसमिक नवाज़ का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरे ख्याल से इस लेवल तक बात जाने के बजाय अगर बातचीत से मसला हल कर लिया जाता तो नून लीग के लिए भी ठीक होता और दोनों रहनुमाओं के लिए भी ठीक होता। इसके अलावा नाज़रीन, एक और मेरी राय है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सलमान भट्ट साहब जिन्हें कंसल्टेंट बनाया गया था चीफ सेलेक्टर का, और फिर वहाब रियाज साहब ने रात ये अपना फैसला वापस ले लिया। वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने भी इसका नोटिस लिया था। तो मेरे ख्याल से जब कोई बंदा अपनी सज़ा पूरी कर चुका हो तो फिर उसके बाद उन्हें ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। अगर मोहम्मद आमिर को आप ला सकते हैं तो फिर सलमान भट्ट को भी ये मौका मिलना चाहिए था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। आप अगर मेरे साथ आप सुनने वाले इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इख्तलाफ करना है तो फिर मोहम्मद आमिर की भी आप जो है वो टीम में इंक्लूजन नहीं होना चाहिए था। एक के साथ फिर सलूक करना है तो दूसरे के साथ भी वही सलूक होना चाहिए। ये नहीं कि आमिर के साथ और सलमान भट्ट के साथ और सलूक होना चाहिए। और पूरी दुनिया में आप देख लें, मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत में, इसके अलावा जडेजा भारत में, वो दीगर नेशनल टीमों की कोचिंग भी कर रहा है, रीजनल क्रिकेट में भी उनका किरदार है। तो मेरे ख्याल से अगर सज़ा पूरी हो जाए तो पूरी दुनिया में उस शख्स को जो है फिर एक फ़ाल शहरी बनने का मौका फराहम किया जाता है, तो हमें वो मौका फराहम करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो आपके सामने है। मेरी जो राय थी मैंने आपके सामने रखी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।